बच्चों, मैंने पहले बताया कि जब लेखक वहाँ पहुँचा तो बौद्ध स्तूप को देख करके वो अपलक देखता रह गया, क्योंकि बहुत ही भव्य था। ठीक है। और है, इसे है नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा जाता है। तो लेखक को यहाँ पहुँच करके ये अनुभव हुआ कि धरती और आकाश वही हैं जो कि हज़ारों साल पहले थे। ठीक है। तो हज़ारों साल पहले भी यहाँ जिनकियाँ धड़कती थी। ठीक है। और आज भी धड़क रही हैं। ठीक है। कितनी सभ्यताएं, इतिहास, संस्कृति बदल गई, परंतु ये धरती और आकाश उसके गवाह हैं। तो यहाँ आकर के जो अनुभव होता है, जो रोमांच होता है, वो क्या है, वृत्त चित्र देख करके या इसके चित्र देख करके नहीं होता। तो आँखों के देखने से ही ये बात क्या हृदय तक पहुँचती है। ठीक है। फिर लेखक का कहना है मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है। तो लेखक का कहना था कि जब वो वहाँ गया उस समय जाड़े का मौसम था, फिर भी धूप क्या बहुत कड़ी थी, दोपहर के बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ठीक है। और इतनी तेज़ थी कि सारे आलम यानी सारे वातावरण को जैसे क्या है, धूप के कारण फीका रंग, हल्की धूप होती है तो लोग बाहर निकलते हैं, परंतु तेज़ धूप से क्या है आसपास क्या सन्नाटा था। ठीक है। तो लेखक का कहना है ये इलाका बहुत कुछ राजस्थान से मिलता जुलता है। जैसे राजस्थान में है सूखा प्रदेश है। ठीक है। और है धूप भी बहुत कड़ी होती है, तो वैसा ही ये इलाका था। ठीक है। केवल रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है। ठीक है। तो अंतर ये है कि है राजस्थान में क्या रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, रेत होती है, परंतु यहाँ पर हरियाली है, खेत है। ठीक है। बाकी सब कुछ राजस्थान के ही जैसा है। वही खुला आकाश। ठीक है। सूना परिवेश। ठीक है। सूना परिवेश यानी चारों ओर क्या है, सन्नाटा है, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, खूब धूल उड़ती है जैसे राजस्थान में उड़ती है रेत की। ठीक है। बबूल और ज़्यादा ठंड, और चारों ओर क्या है, बबूल के पेड़ जमे रहते हैं, वैसे यहाँ भी हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। तो धूप क्या है, कड़ी यहाँ राजस्थान की भांति होती है, परंतु उसका क्या है मिजाज, यानी कि उसका स्वरूप अलग है। जुदा माने अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है। ठीक है। तो ये धूप क्या है, पारदर्शी, यानी कि जिससे आप क्या है इधर उधर देख सकते हैं। ठीक है। और सिंध की धूप चौंधियाती है। ठीक है। तो परंतु यहाँ पर की जो धूप है वो आँखों को क्या है चौंधिया देती है, आँखों से दिखना बंद हो जाता है, इतनी तेज़ धूप होती है। ठीक है। तो तस्वीर जब आप उतारेंगे तो कैमरे के ज़रूरी पुर्जे ना घुमाएं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो क्या है धूप के कारण क्या चित्र सही से नहीं आ पाते, बल्कि क्या उन दृश्यों का रंग उड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। समझ में आया बच्चों? मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि जब लेखक वहाँ पहुँचा तो उस समय जाड़े का मौसम था और धूप बहुत अधिक तेज़ थी। ठीक है। और लेखक का कह रहा था कि इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरा सारा वातावरण क्या है एक फीके से रंग में रंगने की कोशिश हो रही हो। ठीक है। तो लेखक का मानना था कि ये इलाका राजस्थान से बहुत कुछ मिलता जुलता है।
अंतर केवल इतना है कि वहाँ रेत के बड़े बड़े टीले हैं, परंतु यहाँ खेत है, हरियाली है। परंतु राजस्थान की भांति ही सूना परिवेश यानी वातावरण है, सूना वातावरण है, ठीक है। और है बबूल के पेड़ हैं, ठीक है। वैसे ही धूल उड़ती है, परंतु धूप में के मिजाज में अंतर है, स्वभाव में अंतर है, स्वरूप में अंतर है, ठीक है। तो राजस्थान की धूप क्या है, पारदर्शी है, ठीक है, यानी आँखों को चौंधियाती नहीं है। परंतु सिंध की धूप इतनी तेज़ होती है कि आँखों को चौंधिया देती है, इतना अधिक प्रकाश होता है कि आँखों से दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लेखक का कहना है कि जब कोई भी चित्र उतारा जाता है तो वहाँ पर कैमरे के पुर्जे घुमाए जाते हैं, तो है ऐसा लगता है कि मानो कि क्या है, उन चित्रों का रंग उड़ा हो, क्योंकि अत्यधिक धूप के कारण क्या है, चित्र साफ से नहीं आ पाते, ठीक है। तो इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। पर इससे एक फ़ायदा हुआ कि हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह से बार बार निगाहें निहारें तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो क्योंकि चित्र उतारने पर उस समय क्या है, बार बार कैमरे से चित्र उतारा जा रहा था, लेखक चित्र उतार रहा था, तो बार बार वो चित्र साफ नहीं आ पा रहा था, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि रंग उड़ा हुआ हो, ठीक है। परंतु लेखक का कहना है इसका फ़ायदा एक ये फ़ायदा हुआ कि क्या है कि हर दृश्य को बार बार देखना पड़ रहा था, हर दृश्य की बार बार क्या है, चित्र तस्वीर उतारी जा रही थी, ठीक है। तो इस तरह से बार बार निहारने से, बार बार क्या उस दृश्य की तस्वीर उतारने से वो दृश्य क्या है, जेहन यानी दिमाग में ऐसे याद हो गए कि मानो कि क्या है, उनकी तस्वीर देखकर ये याद ताज़ा करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज़ को बार बार देखते हैं, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। फिर बाद में उसे है याद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो उसी तरह से है कि धूप इतनी तेज़ थी कि कोई भी चित्र लिया जा रहा था वो सही से नहीं आ पा रहा था, इसलिए लेखक क्या है, बार बार कैमरे में है उसी दृश्य को उतार रहा था, उसी चित्र को उतार रहा था, ठीक है। क्योंकि है धूप की तेज़ी के कारण उनके रंग फीके पड़ जा रहे थे। तो लेखक का कहना है इसका फ़ायदा ये फ़ायदा हुआ कि बार बार एक ही चीज़ को कई बार चित्र, एक ही चीज़ के कई बार चित्र उतारे, कई बार उसकी तस्वीर निकाली, ठीक है। तो जिससे कि क्या है, वो दृश्य क्या दिमाग में कैद हो गए, जेहन माने है दिमाग में कैद हो गए, ठीक है। तो अब वो चित्र जैसे याद हो गए, अब उन्हें क्या है, उनकी तस्वीर देखने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो, धर्म सत्ता हो। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया, ठीक है। तो जो स्तूप है वाला चबूतरा है, जिसमें बौद्ध स्तूप स्थित है, वो मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे में स्थित है। यानी जब जो सबसे मुख्य, वो सबसे मुख्य स्थान है, उसके क्या है, एक हिस्से में क्या है, ये बना हुआ है, ठीक है। और इस हिस्से को पुरातत्ववेताओं ने क्या है, गढ़ का नाम दिया है, ठीक है। इस हिस्से को पुरातत्ववेताओं ने क्या किया है, गढ़ का नाम दिया है। तो चार, ऐसा माना जाता है कि चार दीवारी बनी थी, उसके अंदर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे। यानी कि
जैसे है किला बना दिया, ठीक है, किला बना है तो किले के अंदर से ही सत्ता के सारे काम होते थे, ठीक है। तो उसी तरह से दीवार खींच करके एक परकोटा बना लिया, एक स्थान बना लिया, उसी से सत्ता की है का संचालन होता था, सत्ता के सारे प्रमुख कार्यालय होते थे, सैनिक रहते थे, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि चाहे राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, ठीक है, कि चाहे वो यहाँ पर है राजा राज्य कर रहा हो, चाहे क्या है धार्मिक गुरु राज कर रहा हो, परंतु वो एक चार दीवारी के अंदर रहते थे और बाकी जो जितने अन्य लोग थे वो चार दीवारी के बाहर रहते थे। क्या यह रास्ता दुनिया को मोहनजोदड़ो ने ही दिखाया या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही दिखाया कि है शहर के निवासी हैं बाहर रहेंगे और जो है राज सत्ता में काम करने वाले या धर्म सत्ता यानी कि धार्मिक आधार पर शासन करने वाले वो क्या है अलग चार दीवारी के अंदर रहेंगे, ठीक है। समझ में आया? यानी जो चबूतरा है जिसमें बौद्ध स्तूप है वो जो मोहनजोदड़ो की का मुख्य स्थान है उसके एक सिरे पर स्थित है। इसे पुरातत्ववेत्ताओं ने गढ़ का नाम दिया है, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि फिर जो कि मानना है कि क्या है कि चार दीवारी हो रही होगी, ठीक है, और उसके ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अव्यवस्थित होते थे, ठीक है, कि बाद तक चार दीवारी होती थी, किले होते थे, उनके अंदर क्या है सत्ता के जो शासन करने वाले हैं, चाहे वो है राज सत्ता यानी राजा हो या धर्म सत्ता या धार्मिक गुरु हो, वो क्या है चार दीवारी के अंदर रहते थे और वहीं से शासन का संचालन करते थे, ठीक है। तो क्या ये रास्ता और बाकी जो आम जनता थी शहर के निवासी थे वो क्या है उस चार दीवारी के बाहर रहते थे। तो लेखक का कहना है क्या यह रास्ता मोहनजोदड़ो ने दिखाया कि लोगों ने दिखाया, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि सभी अहम और अब दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। तो लेखक का कहना है कि चार दीवारी के अंदर राज सत्ता के केंद्र थे। फिर है सभी महत्वपूर्ण और दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर क्या है चबूतरे के पीछे जो गढ़ वाला हिस्सा है बौद्ध स्तूप का चबूतरा उसके पीछे हिस्से पर स्थित है, ठीक है। तो इसे क्या है पश्चिम में है, ये पीछे अर्थात पश्चिम में थे। इसमें प्रशासनिक इमारतें थीं, सभा भवन थे, ज्ञानशाला थी, कोठार था, ठीक है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय वस्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। लेखक का कहना असल में यही एक निर्माण है जो कि अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रहा। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? यानी चार दीवारी थी और उसके अंदर सभी प्रशासनिक और राजनीतिक राजसत्ता के केंद्र थे, ठीक है। तो ये बाद में भी है राजा किला बनवाते थे और किले में ही क्या है सारे है प्रशासनिक और राजकीय कार्य होते थे। आम जनता क्या उससे बाहर रहती थी। तो यही क्या लेखक का कहना है ये सब क्या है पूरी दुनिया को क्या है मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बताया, ठीक है। फिर सभी अहम और दुनिया भर में प्रसिद्ध जितनी भी इमारतों के खंडहर हैं, ठीक है, वो सब क्या है गढ़ के पीछे पश्चिम में मिले हैं।
जिनमें सभा भवन, ज्ञानशाला, ठीक है, कोठार, ठीक है, और वो अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक यानी पूजा पाठ में उपयोग किया जाने वाला महाकुंड भी है, ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। महाकुंड यानी बहुत बड़ा स्नान घर, ठीक है, जो कि इतना ऐसा बना हुआ है जो कि है ये बताने के लिए में अकेला ही सक्षम है कि सिंधु घाटी के निवासी वास्तुकला में कितने पारंगत थे, ठीक है, उनकी वास्तुकला कितनी उत्तम थी। तो यही एक इमारत क्या है जो है ज़्यादा सही सलामत बची है और जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है कि यहाँ कैसी जल निकासी का प्रबंध था, कैसे यहाँ के स्नानागार का कैसे उपयोग होता था। बाकी इमारतें हैं बहुत ज़्यादा टूट फूट गई हैं, उजड़ी हैं। तो कल्पना और जितनी भी बरामद हुई चीज़ें हैं उनको जोड़ करके ही उनका अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वो जो इतना समझ में आ गया। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज भांप सकते हैं। इमारतें भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों का विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडहर ही काफ़ी है, ठीक है। तो नगर नियोजन यानी नगर को कैसे बसाया जाए, इसकी मोहनजोदड़ो अनूठी अद्भुत मिसाल है, ठीक है, कि हज़ारों साल पहले उन्होंने है इतने अच्छे तरीके से, इतने सुव्यवस्थित तरीके से इस नगर को बसाया, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि जब आप चबूतरे से नीचे देखेंगे तो आपको स्वयं ही यह एहसास हो जाएगा कि इमारतें भले ही खंडहर में बदल चुकी हों, परंतु गलियां और सड़कें वो क्या है उन्हें आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। उन्हें आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों।